हाँ जी बच्चा पार्टी। सो लेट्स स्टार्ट विद द पीवाईक्यू सीरीज फॉर चैप्टर 3। आई होप आपने चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ऑक्साइड्स आपको क्या कौन से दे रखे हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमें पता है ये हमने रिएक्शंस कर रखे हैं कि आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जो आपका जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों ऑक्साइड्स के आपके एम्फोटेरिक इन नेचर है। क्वेश्चन क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ HCl एंड NaOH। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड आपका बेसिक इन नेचर है तो ये रिएक्ट करेगा सिर्फ एसिड के साथ। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है दोनों के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड अगेन एसिडिक इन नेचर है, सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स द राइट आंसर हियर इज फर्स्ट एंड थर्ड। Let's move to the next question. Question number second. An iron nail is added to each of the two test tubes P and Q containing aqueous copper sulfate and silver nitrate respectively. Which of the following observation is correct? In test tube P, iron nail is coated with the blue coating. पहले रिएक्शन देखते हैं। आपके पास आयरन नेल है तो आयरन का रिएक्शन करवाओगे आप किसके साथ? आपको दे रखा है यहाँ पे कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट, राइट? तो जी कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट लिख लो। कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब रिएक्टिविटी सीरीज याद करो अपनी। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है एंड देन चाप, उसके बाद कॉपर सिल्वर आएगा आपका नीचे। तो आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, दोनों से रिएक्ट कर जाएगा, मोर रिएक्टिव देन बोथ ऑफ देम। तो अगर ये रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ आपको मिल जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो कॉपर की जो कोटिंग होगी, आयरन नेल पे कॉपर की कोटिंग लगेगी विच इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। और अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ बात करूँगी तो सेम आयरन आपके पास नाइट्रेट बन जाएगा प्लस सिल्वर। इसका मतलब यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग आ जाएगी। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। आयरन नेल इज कोटेड विद द ब्राउन कोटिंग कॉपर की और सिल्वर कोटिंग ये वाला होगा। दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं पॉसिबल और दोनों में कोटिंग अटैच हो रही है। जो आपके पास एंड प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर देखो क्या है, उसकी कोटिंग लग रही है सिल्वर एंड कॉपर की। थर्ड क्वेश्चन हो गया फॉलोइंग एक्टिविटीज, ये NCERT की एक्टिविटी है आपको। इज सेटअप बाय साइंस टीचर, क्लैम्प्ड एन एल्यूमिनियम वायर ऑन अ स्टैंड, फिक्स अ पिन टू फ्री हैंड। ओके, यहाँ पे पिन लगाई जा रही है एक और साथ में वैक्स के साथ पिन लगाई जा रही है, वैक्स के साथ अटैच की जा रही है, वायर को हीट किया जा रहा है और पिन फॉल ऑफ कर जाएगी। ये एक्टिविटी दे रखी है आपको और ये मैंने NCERT हाईलाइट्स में आई हैव रिटन द रीजंस ऑल्सो वाई द वैक्स इज अटैच्ड और वाई द क्लैम्पिंग इज देयर और वाई व्हाट आर द रीजंस ऑफ शोइंग दिस एक्टिविटी। प्लीज डोंट मिस आउट ऑन NCERT हाईलाइट्स, आई हैव मार्क्ड एवरीथिंग देयर। अब इसमें क्या है बेटा जी, पहली चीज़ वैक्स क्यों लगाई गई है? वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है, अराउंड 60 डिग्री होता है। तो आपने हीट किया जैसे मेटल वायर को, आपकी कंडक्शन ऑफ हीट दे आर ट्राइंग एंड शोइंग यू। दिस एक्टिविटी शोज द कंडक्शन ऑफ द हीट, कि आपकी हीट जो है वो मूव कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे ही हीट यहाँ से वायर मेल्ट हुई, ये हीट आगे कंडक्ट होगी, यहाँ तक पहुँचेगी, वैक्स मेल्ट हो जाएगी और पिन जो है वो फॉल ऑफ कर जाएगी नीचे। ये एक्टिविटी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है आपका? द क्वेश्चन इज इफ अ टीचर रिप्लेसेस एल्यूमिनियम वायर बाय सिल्वर वायर विल द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन चेंज जस्टिफाई? नो, द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन विल नॉट चेंज। रीजन बीइंग ये एक्टिविटी आपको कंडक्शन ऑफ हीट के लिए बताई गई है एंड सिल्वर एंड एल्यूमिनियम बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर इसमें ज़्यादा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में जाना है आपने तो द पॉइंट इज दैट सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम। तो सिल्वर अगर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, इसका मतलब सिल्वर के साथ पिन जल्दी फॉल ऑफ करेगी क्योंकि हीट जल्दी पहुंचेगी। अगर लेटस से एल्यूमिनियम के साथ 5 सेकंड्स में हीट पहुंच रही थी तो सिल्वर के साथ 3 सेकंड्स में हीट पहुंच जाएगी, वैक्स मेल्ट करेगी, पिन जल्दी फॉल ऑफ कर जाएगी। नेक्स्ट पार्ट इज विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट, गिव रीजन फॉर इट। व्हाट डू यू थिंक? एल्यूमिनियम वायर मेल्ट करेगी? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम बहुत हाई है। एल्यूमिनियम हम मेल्टिंग पॉइंट नहीं दिखा रहे एक्टिविटी में, हम सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि हीट मूव करती है। तो विल इट मेल्ट? नो, द रीजन इज बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज वेरी हाई। तो एल्यूमिनियम का तो अराउंड 600 डिग्री के आसपास, डिग्री सेल्सियस के आसपास मेल्टिंग पॉइंट रहता है, तो वी आर नॉट हीटिंग इट टू दैट पॉइंट, ठीक है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स आर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर एंड गोल्ड। और ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में दे रखी है कि सिल्वर एंड गोल्ड आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। तो ये डायरेक्ट फैक्ट चेक होते हैं। और देखो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ आपके कंपार्टमेंट के पेपर में। चलो जी, कंसिडर द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl विद द फॉलोइंग मेटल्स। पहले मेटल्स को अरेंज करो, फिर आपको रिएक्शन इजी लगेगा। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। तो केदारनाथ का माली मैग्नीशियम, आलू ज़रा फीके से पकाता है। और क्या दे रखा है मुझे? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। कॉपर रह गया है और उसके बाद चाप। फीके से पकाता है एंड देन चाप। चलो जी, रिएक्शन क्या है? द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट विग्रस एंड नो रिएक्शन। तो ये तो सीधा है, मोस्ट विग्रस जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम के साथ, एंड नॉट रिएक्टिंग विद कॉपर क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे है ये, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस। मोस्ट विग्रस विद मैग्नीशियम एंड नो रिएक्शन विद कॉपर। सी पार्ट सिंपल है, हमें रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए बस। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट आर द इलेक्ट्रोड्स कैथोड एनोड मेड अप ऑफ? व्हाट इज एनोड मड? व्हाई इज इट कॉल्ड सो? ओके, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कर रखा है। हमने कॉपर किया हुआ, उसमें क्या किया था हमने याद करो। आपने कॉपर की रिफाइनिंग में क्या किया था? प्योर कॉपर आपका कैथोड वाली साइड था, PCC याद किया था हमने, और इम्प्योर कॉपर जो है आपका एनोड वाली साइड था। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज़ यूज़ करोगे आप, सेम फंडामेंटल्स चेंज नहीं होंगे बेटा। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर में एनोड पे मेरे पास इम्प्योर सिल्वर होगी और कैथोड पे मेरे पास प्योर सिल्वर होगी। अब अगर आपको याद होगा तो क्या होता है इसमें, एनोड मड में आपके पास इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हो जाती है एनोड के नीचे, मड की शेप में आपको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ दिखती है लाइक अ मड, उसको हम बोलते हैं एनोड मड। बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन, बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर, we are calling it as anode mud because it is insoluble in nature, it doesn't get dissolved in the electrolytic solution and hence is collected as a mud, so we call it as anode mud. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज एन अलॉय? ये लास्ट पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी है जो अलॉय पे जिस पे डिस्कशन हुई है। राइट द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर एंड द प्रॉपर्टी विच मेक्स इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स। अब अलॉय क्या था हमारे पास, याद करो। अलॉय जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, या तो टू मेटल्स का या फिर एक मेटल और नॉन मेटल का। राइट द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर, इसमें 3-4 एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, वो याद रखनी है आपने। ब्रास है, ब्रॉन्ज है, सोल्डर है। ठीक है, सोल्डर आपके पास था लेड और टिन का मिक्सचर विच मेक्स इट सूटेबल फॉर वेल्डिंग पर्पज। वेल्डिंग पर्पज के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, इसलिए आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो वेल्डिंग के लिए फॉर जॉइनिंग द वायर्स। ठीक है, और एलॉय बनाते कैसे? एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि आप पहले प्राइमरी मेटल को, जिसकी कंपोजिशन ज़्यादा होती है, उस मेटल को हीट करते हो, उसके बाद उसमें दूसरा मेटल डिसॉल्व करते हो और फिर इसको सॉलिडिफाई करते हो रूम टेम्परेचर पे। तो इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशंस है जो हमें याद रखनी है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन। अब तीनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम लाइंस पे बेस्ड हैं। डिफाइन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज़ हाईली एक्सोथर्मिक एंड इट्स यूज इन जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स। आपको एप्लीकेशन दे दी। एक्सप्लेन द प्रोसेस विद द केमिकल रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यही किया था हमने। नेम अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। यहाँ पे हम लिखेंगे थर्माइट रिएक्शन विच इज़ यूज इन जॉइनिंग द रेलवे ट्रैक्स। थर्माइट रिएक्शन लिखोगे आप, आपका हाईली एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन भी लिख सकते हो या थर्माइट रिएक्शन लिख सकते हो आयरन के साथ। आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स यू आयरन। एक चीज़ और देखना बेटा, इसमें ये लिक्विड आपका, क्योंकि जो मेटल है वो मोल्टन फॉर्म में आपका मेटल मिल रहा है, इसलिए इसको हम लिक्विड लिख रहे हैं। प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत सारी हीट निकलती है और वो हीट ही रिस्पॉन्सिबल होती है मेटल को मेल्ट करने में। एक्सप्लेन द प्रोसेस विद केमिकल इक्वेशन हम लिख लेंगे इसमें। सेकेंड है मेटल एक्स इज यूज इन थर्माइट प्रोसेस। व्हेन एक्स इज बर्न्ट इन एयर इट गिव्स एम्फोटेरिक। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। एम्फोटेरिक में क्या था? एल्यूमिनियम और जिंक। एल्यूमिनियम, जिंक यूज़ नहीं होता है थर्माइट में, एल्यूमिनियम यूज़ होता है, इसलिए आपके पास एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ए एंड Al2 3 आंसर होगा आपका। अगले रिएक्शन में मैंगनीज, देखो मेटल्स लाइक आयरन और मैंगनीज, दो ही रिएक्शन दिए एनसीईआरटी में। तो मैंगनीज ऑक्साइड गिव रीजन वाई द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। अब इसको थर्माइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इसमें थर्म का मतलब होता है हीट, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिवॉल्व होती है एंड दैट हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
गिविंग अस द मोल्टन मेटल। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड, ये तो हमें पता है। देखो जी रिएक्शन देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा। मैंगनीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, तो मैंगनीज ऑक्साइड आपका रिड्यूस होगा। गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन। तो इसका रीजन क्या होगा? एक रीजन तो हो जाएगा कि एल्यूमिनियम जो हाईली रिएक्टिव है, दूसरा उसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बहुत अच्छी है। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, ऑक्साइड के साथ एफिनिटी अच्छी है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड बना देगा। तीसरा कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे मेरी ज़रूरत क्या है इस रिएक्शन में कि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो, क्योंकि मुझे मोल्टन मेटल चाहिए। तो अ गुड अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस होता है हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम, इसलिए एल्यूमिनियम प्रेफर्ड होता है, क्योंकि हमें मोल्टन मेटल चाहिए होता है एज अ प्रोडक्ट फॉर इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग केसेस इन विच केसेस द न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो इसमें क्या करोगे आप रिएक्शन देखोगे, रिएक्टिविटी सीरीज लिखो, देखो किसमें पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन नया आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज लिखोगे आप, लिखो केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, हो गया, इतने में चाहिए हमें और चाप नीचे। देखो मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम और कॉपर, कैल्शियम रिएक्टिव है ऊपर, कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर देगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है सेकेंड। आयरन जिंक सल्फेट के नीचे रिएक्ट नहीं करेगा, फेरस सल्फेट प्लस जिंक ऊपर है, ये रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब सेकेंड और फोर्थ जो है उसमें मेरे पास न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या थे अपने पास? एल्यूमिनियम और जिंक, तो एल्यूमिनियम के साथ कर दो इसको मैच। अ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन द पाम, गैलियम का आपके पास मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत क्लोज, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगा, तो वो पाम पे इजीली मेल्ट हो जाएगा। अ मेटल दैट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, मैंगनीज और मैग्नीशियम हमने किया था एक्सेप्शन, जो रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं साथ में। अ मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, चाप पूरी सीरीज आ जाएगी, बट यहाँ सिर्फ सिल्वर है तो वो ले लेते हैं। अब देख लो ए थर्ड, इन दोनों में से बी आपके पास आ गया फर्स्ट, तो बी शुड बी द आंसर, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है एलिमेंट्स की, XYZ एक्सिस 287, आप लास्ट की शेल में देखो बस, Y में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तो ऑक्टेट ही कंप्लीट है। तो जो 1 2 3 होते हैं वो मेटल्स होंगे, जो लास्ट 5 6 7 वो नॉन मेटल्स होंगे। तो देखो जी Y इज़ अ मेटल, X इज़ अ नॉन मेटल, सी हो जाएगा आंसर। 12th क्वेश्चन, on adding dilute HCl to a test tube containing a substance X, a colorless gas is produced which gives us pop-up sound। ठीक है, dilute HCl के साथ कोई भी रिएक्शन कर दो, जिंक सोच लो जो उसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर है, तो क्या मिल जाएगा आपको? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, और ये पॉपअप साउंड टेस्ट प्रोड्यूस करता है। असर्शन तो ट्रू है आपका। रीजन इज इन दिस रिएक्शन मेटल एक्स इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, नहीं मेटल एक्स डिस्प्लेस नहीं हो रहा, हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय मेटल एक्स, तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट होगा और रीजन आपका इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 13। अनिरुद्ध took 2 metals, aluminum oxide and magnesium oxide as shown in figure, but he forgot to label them. How will you guide or help Anirudh to identify the oxides and label them? अब आप क्या करोगे? आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेके, कि जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, आप दोनों मेटल्स, दोनों ऑक्साइड्स को रिएक्ट करवा दोगे एसिड और बेस के साथ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, देयर बाय गिविंग यू, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाएगा NaLO2। जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर मैं लूँगी तो इट इज़ ओनली गोइंग टू रिएक्ट विद द एसिड, तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा द वन विच रिएक्ट्स विद बोथ इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन एन एक्टिविटी आइशू was given 2 substances, copper sulfide and copper oxide. To obtain copper from these compounds, she was able to extract copper. Illustrate with the chemical reaction. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या पूछा गया है कि अगर आपको कॉपर की सल्फाइड दे दी जाए और कॉपर की ऑक्साइड दे दी जाए तो इसमें से कॉपर कैसे निकालोगे आप? आपको एक्सट्रैक्शन मेथड्स लिखने हैं। तो देखो कॉपर सल्फाइड आपके पास जो है उसका क्या करोगे आप? कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड और को हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ और कॉपर ऑक्साइड बनाओ, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। अब कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड आपस में रिएक्ट करेंगे, सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं हम इसको, सेल्फ रिडक्शन मेथड होगा तो आपको कॉपर मिल जाएगी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी।
और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि कॉपर ऑक्साइड से आप कैसे रिड्यूस करोगे। सल्फाइड से तो आपने सेल्फ रिडक्शन वाला मेथड कर लिया। ऑक्साइड्स में आप क्या कर सकते हो, आप इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जैसे कार्बन के साथ मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाओगे तो आपको हमेशा मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ये हो गया आपका, इसको हम स्मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। जब भी मेटल ऑक्साइड किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा मेटल में। ये वेज लिखने थे आपने रिएक्शंस। तो गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। सर्टेन मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। अब यूटेंसिल्स बनाने के लिए मेटल्स क्यों यूज होते हैं, व्हाट आर द, यू हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सोचो। अगर यूटेंसिल्स आप खाना बनाने के काम ला रहे हो तो फर्स्ट चीज़ उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी। आप खाना बना रहे हो, हीट पहुंच ही नहीं रही, यूटेंसिल्स हैं तो खाना बनेगा ही नहीं। सेकेंड इज इट शुड नॉट रिएक्ट विद द फूड, खाने के साथ रिएक्ट ना करें, अदरवाइज इट विल मेक समथिंग एल्स और इट कैन बी पॉइजनस। तो इट शुड नॉट रिएक्ट विद द फूड, सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी सोचो क्या हो सकती है, और अगर आप यूटेंसिल यूज कर रहे हो तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी, उसकी मेलेबिलिटी डक्टिलिटी अच्छी, उसको एक पर्टिकुलर शेप में, पैन की शेप में या दूसरी शेप में बनाया जा रहा है, राइट। फोर्थ इज वो इकोनॉमिक होना चाहिए। एंड फिफ्थ इज इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। आपका जो खाना है वो हाई टेम्परेचर पे बनेगा तो यूटेंसिल शुड बी एबल टू होल्ड द टेम्परेचर। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व व्हेन, ये हमने की एक्सेप्शन, मैग्नीशियम मैंगनीज के साथ हाइड्रोजन कभी भी इवॉल्व नहीं होगी बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव देन नाइट्रिक एसिड। अदरवाइज नाइट्रिक एसिड बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करता है, जो भी हाइड्रोजन इवॉल्व होती है उसको चेंज कर देता है वाटर में, और साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आपको एज बाई प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, इट डज नॉट गेट इवॉल्व बिकॉज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर मोर रिएक्टिव देन नाइट्रिक एसिड एंड देयरफॉर व्हेनेवर दे रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैंगनीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैसेज। नेक्स्ट इज अ मेटल एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट क्या है आपका फॉर्मूला, NaCl। मेटल क्या है इसमें, नेम द मेटल। अगर लिखा होता नेम द नॉन मेटल तो क्लोरीन, नेम द मेटल सोडियम। गिव रीजन वाई दिस मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज याद करो अपनी, जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव इन नेचर है तो वो कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं होगा। नेम द मेथड बाई विच, दैट इज मॉडरेट रिएक्टिविटी की बात कर रही हूँ मैं, जरा फीके से जो हमने किया था। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, बट हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ इट डजंट रिएक्ट विद देम, तो दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। नेम द मेथड बाई विच इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कंपाउंड। याद करो क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस इज द ओनली वे फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। आप क्या करोगे, सोडियम क्लोराइड लोगे मोल्टन स्टेट में, इसको मोल्टन स्टेट में लोगे आप और इसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो यू विल गेट द सोडियम एंड द क्लोरीन। वाटर के साथ नहीं, वहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है और हाइड्रोजन क्लोरीन। सिर्फ मोल्टन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ, आपको सोडियम मेटल मिल जाएगा और क्लोरीन मिल जाएगी। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स। एटॉमिक नंबर 12 282 17। एटॉमिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। Show the formation of ionic bond when X and Y combine. Write the name and formula. State what would happen if electric current is passed through aqueous solution of this compound. Name the ion that will reach at cathode anode. चलो जी, तो क्वेश्चन क्या अपने पास, पहले तो आयनिक फॉर्म, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है बेसिकली। मैग्नीशियम के 282 दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास बचे हुए, और जो क्लोरीन है आपके पास उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप डॉट और क्रॉस की फॉर्म में दिखा दोगे इलेक्ट्रॉन्स को अलग दिखाने के लिए। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स अलग नहीं होते, कंसेप्चुअली वी शुड नो दैट, बट यहाँ पे सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए हम, ये क्लोरीन हो गए मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को, देयर बाय रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये बन गया आपका आयनिक फॉर्मेशन। कंपाउंड पूछा था मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मूला पूछा था MgCl2। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो इसके पास से तो क्या होगा, क्या होगा आपके पास, मैग्नीशियम आयंस। एक्वा सोल्यूशन में पूछा था ना, तो MgCl2 प्लस H2O, इसको तोड़ो आयंस में, क्या मिल जाएगा आपके पास, Mg2 पॉजिटिव और वाटर में H पॉजिटिव, ऐसे ही क्लोरीन में Cl नेगेटिव और वाटर में OH नेगेटिव। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आयंस में तोड़ दिया इसको। मैग्नीशियम क्लोराइड को Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर को H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब इन दोनों में हमने बात की थी कि क्या होगा, इनमें इन दोनों में रेस लगेगी आपस में आयंस में। तो क्या हुआ था सोडियम के केस में, याद करो, देखो अभी यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, आप सिर्फ सोडियम क्लोराइड का केस याद कर लो कि वाटर में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
प्लस साथ में इस साइड पे एक क्लोरीन मिल जाएगा और आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएंगे तो H2 प्लस Cl2। क्या था वहाँ पे, क्लोरीन गैस मिलती है आपकी एनोड पे और हाइड्रोजन मिलता है आपको कैथोड पे, तो ये लिख दोगे कैथोड पे हाइड्रोजन, क्लोरीन एनोड पे। कंसेप्ट वही रहेगा बेटा, सिर्फ उसको अप्लाई करना है हमने। राइट द नेम्स ऑफ टू मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। कौन से थे, ज़रा फीके से, तो ज़रा फीके से लिख लो, ज़रा फीके से, ज़रा फीके से पकाता है। दो लिखने तो जिंक और आयरन लिख लेते हैं हम। विच वन ऑफ देम इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव। हाउ कैन दिस फैक्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली इन द स्कूल लेबोरेटरी। तो क्या करोगे आप स्कूल लेबोरेटरी में, आप जिंक को रिएक्ट करोगे आयरन के सोल्यूशन के साथ, तो आप क्या करोगे, इसको रिएक्ट करा दो जिंक को फेरस सल्फेट के साथ, क्या हो जाएगा, जिंक इससे ज़्यादा रिएक्ट है तो रिएक्ट कर जाएगा, सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराओ, जिंक सल्फेट प्लस आयरन मिल जाएगा आपको। इसका जो ग्रीन कलर था फेरस सल्फेट का वो चेंज हो जाएगा वाइट कलर ऑफ जिंक सल्फेट में। ठीक है जी, ये डेमोन्स्ट्रेशन होगी आपकी। सम मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी आर आल्सो फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स की एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, क्या किया था हमने, याद करो, कार्बोनेट, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, सी से कमी, एयर की कमी में आप उसको हीट करोगे। तो जी अगर जिंक कार्बोनेट है अपने पास, उसको हीट करो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मिल जाएगा आपको जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस जिंक ऑक्साइड से आगे मेटल कैसे लोगे, स्मेल्टिंग प्रोसेस, इसको रिएक्ट करवाओगे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, कार्बन के साथ, ये मिल जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मिल गया आपको मेटल। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर्स कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग देम। बिल्कुल सही बात बोली है, एग्जैक्टली ट्रू। सल्फाइड ओर कोई भी होगा उसको हमेशा ऑक्साइड ओर में चेंज करना है, कोई भी सल्फाइड ओर ले लो, ये फर्स्ट स्टेप है। रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओर डायरेक्टली इनटू मेटल्स, नहीं जी बिल्कुल गलत है, मेटल्स में चेंज नहीं कर रहा, मेटल ऑक्साइड में चेंज कर रहा है, फिर मेटल ऑक्साइड को आप फर्दर रिड्यूस कर रहे हो, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज इनकरेक्ट। चलो जी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 3 मेटल सैंपल्स ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन वर टेकन एंड रब्ड विद सैंड पेपर। इन सैंपल्स को हमने टेस्ट ट्यूब में रखा डाइल्यूट HCl के साथ, थर्मोमीटर हैंग किया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स देखी और सेम एक्टिविटी को नाइट्रिक एसिड के साथ किया। अब आंसर करना है, व्हेन एक्टिविटी वाज डन विद HCl, तो तीनों में से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल फास्टेस्ट कहाँ था, एंड द थर्मोमीटर शोड द हाईएस्ट रीडिंग इन विच केस। तो फास्टेस्ट आपको चेक करना है, द फास्टेस्ट एंड द हाईएस्ट टेम्परेचर, विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद। चलो पहले लिखते हैं, आपको मेटल्स कौन कौन से दे रखे हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन, ये तीनों मेटल्स का पूछा है कंपैरिजन। फास्टेस्ट क्या होगी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता है, इन तीनों में से मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, तो उसका फास्टेस्ट होगा बबल। जो जितना रिएक्टिव उतनी बबल फॉर्मेशन अच्छी, उतने टेम्परेचर ज़्यादा होगा प्रोड्यूस। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, गिव रीजन। अब डिड नॉट रिएक्ट में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए इस क्वेश्चन में। देखो डिड नॉट रिएक्ट की जगह लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, बट क्योंकि क्वेश्चन पूछा है इस वे में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर देनी पड़ेगी। कैसे, आप डिड नॉट रिएक्ट में ये लिखो कि अगर HCl के साथ आप चाप में से कुछ भी लिख सकते हो कि द मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद HCl आज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आप कुछ भी लिख दो, दे विल नॉट रिएक्ट, बट आउट ऑफ द 3 ऑप्शंस गिवन आयरन इज लीस्ट रिएक्टिव अमंग्स देम व्हेन रिएक्टिंग विद HCl। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर्स जो मार्किंग स्कीम है वो दोनों आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। इट्स बेटर टू गिव द क्लियर आंसर्स इन सच सिचुएशन। वाई इज हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं इवॉल्व होती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो हाइड्रोजन गैस है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उसको ऑक्सीजन देके आगे वाटर में चेंज कर देगा। नेम द अल्टीमेट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑफ द रिएक्शन। तो क्या था, आप कोई भी मेटल ले लो, मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़ के, वो आपके पास एक्सेप्शंस हैं, उसके अलावा कोई भी मेटल ले लो आप, मैं एम लिख रही हूँ, एनी मेटल, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, जो आपने लिखना है, जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो दे विल फॉर्म मेटल नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपके पास अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हो, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो चेंज हो जाता है वाटर में। और नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिसाइडेड। कौन से रिएक्शन में करते हो आप रिएक्टिविटी डिसाइड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में मेटल्स की रिएक्टिविटी देखते हो। You have two metals X and Y. How would you decide which one is more reactive? By reacting one with the solution of other.
एक्स को वाई के सोल्यूशन के साथ और वाई को एक्स के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करोगे, एंड देन वील चेक इफ दे आर एबल टू डिस्प्लेस ईच अदर और नॉट. दैट इज हाउ यू डिसाइड द रिएक्टिविटी सीरीज. याद है ना आपको, जिंक प्लस आयरन सल्फेट, आयरन प्लस जिंक सल्फेट. आप दोनों केसेस में चेक कर रहे हो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है. जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स. अब देखो बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाता है? मेटल्स. और मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर याद रखो 1 2 3. और एसिटिक ऑक्साइड्स कौन बनाता है? नॉन मेटल्स. कन्फिग्रेशन पीछे वैलेंस शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो देख लो यहाँ पे 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता. एक ही ऑप्शन बची 1. एन एलिमेंट एम एस 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन थर्ड शेल एज इन सेकेंड शेल. एटॉमिक नंबर क्या होगा? अब देखो पहली शेल में, थर्ड शेल में बात की है ना, KLM. पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 50% ऑफ दिस इज इन एम शेल, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स. 50% मतलब इसका हाफ. 2 8 4 कितने हो गए? 14 एटॉमिक नंबर होना चाहिए. ऐड कर लो इसको. क्वेश्चन नंबर 22. एन एलिमेंट एम विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283 मतलब ये है एल्यूमिनियम, 13 एटॉमिक नंबर. combines with chloride and sulfate. Write the chemical formula. Predict the suitable reason, with the suitable reason the nature of bond formed. Okay. पहले इसके फॉर्मूलाज बना ले. एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्रिस क्रॉस मेथड याद है हमें. एल्यूमिनियम +3 क्लोराइड -1. अगेन एल्यूमिनियम +3 सल्फेट -2. क्रिस क्रॉस कर दो. ये क्या मिल जाएगा आपको? AlCl3 एंड Al2SO4 थ्राइस. नेचर क्या होगी? नेचर प्रिडिक्ट करो. जब भी एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगी. वाई? बिकॉज वन ऑफ देम इज मेटल कैन इजीली ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द नॉन मेटल टू अटेन द स्टेबिलिटी. प्रिडिक्ट विद द सुटेबल रीजन क्या हो गया? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड. सो हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड वेरी विद रिस्पेक्ट टू एम? तो क्या होगा? बिकॉज एम के पास फ्री आयंस अवेलेबल होंगे, आपके पास मेटल है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल हो जाएगा. तो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस, यहाँ पे हम 2 चीज़ें लिख सकते हैं कि एक तो जो सॉलिड स्टेट में होगा मेटल जब भी, तो इट विल नॉट कंडक्ट बिकॉज उसके आयंस जो है वो लैटिस में फिक्स्ड रहेंगे, क्रिस्टल लैटिस में. बट जैसे ही वो मोल्टन स्टेट या एक्वस फॉर्म में होगा उस केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री आयंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23rd. और रेडिश ब्राउन मेटल. रेडिश ब्राउन मेटल कौन सा था अपने पास? कॉपर. व्हेन हीटेड इन एयर गिव्स अ ब्लैक कंपाउंड. ब्लैक क्या था? कॉपर ऑक्साइड. व्हेन हीटेड विद हाइड्रोजन गिव्स इट बैक. रिवर्सिबल रिएक्शन था. चैप्टर 1 में भी किया है आपने ये रिएक्शन. यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात की गई है. दिस रिफाइंड फॉर्म इज यूज्ड इन वायरिंग. आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई. तो एक्स और वाई तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने, कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड. वेल लेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग. यहाँ पे आपने बताना है. यू विल हैव टू मेक इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर एट कैथोड, इम्प्योर कॉपर एट एनोड. और उसके बाद आप बताओगे कि एनोड से जो है आपके पास कॉपर इलेक्ट्रॉन्स जो है, नीचे आपके पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट होगा, उसमें आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालोगे ताकि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए. आयंस नीचे जाएंगे सोल्यूशन में और फिर सोल्यूशन से आगे आयंस फर्दर मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड, एंड दैट्स हाउ यू गेट द प्योर कॉपर कैथोड, प्योर कॉपर ऑन द कैथोड साइड. ये हम एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, हमने ये की भी हुई है वीडियो में. ये वाला डायग्राम बनाना है. देखो ऑन द सेम लाइन्स यू गॉट द अनदर क्वेश्चन. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होगी कॉपर की. ये डायग्राम कैथोड एनोड एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, एनोड मड बना दिया आपने, कॉपर 2 पॉजिटिव दिखा दिया है. एनोड से जा रहे हैं नीचे सोल्यूशन की तरफ और फिर सोल्यूशन से जा रहे हैं कैथोड. यहाँ पे इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन. इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. यस बिल्कुल ठीक है. इम्प्योर मेटल एनोड से इलेक्ट्रोलाइट की तरफ डिसॉल्व होता है. प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड. बिल्कुल ठीक है. नीचे इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड की तरफ डेपोजिशन होती है. इनसॉल्युबल इंप्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम, जिसको हम एनोड मड कह देते हैं. ये इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज ही होती हैं. ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम एनोड. प्योर मेटल फ्रॉम एनोड गलत हो गया. प्योर मेटल कैथोड की तरफ है, डिसॉल्व्स. तो ये इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन हो जाएगी. डी इज द राइट आंसर है. Question number 25th. Almost all metals combine with oxygen to form metal oxides. Metal oxides are generally basic in nature. Some metal oxides show both acidic and basic behavior. Different metals show different reactivity. What happens when copper is heated in air? क्या हो जाएगा? Copper plus oxygen
gives you copper oxide. Why are some metals categorized as amphoteric? क्योंकि वो जो है मेटल्स है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड. गिव वन एग्जांपल, यहाँ पे रिएक्शन लिख दो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का NaOH के साथ और HCl के साथ. क्या रीज़न हो जाएगा? बिकॉज कुछ मेटल्स जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं. बिकॉज दे शो द ड्यूअल नेचर, दे आर एबल टू रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस. कंप्लीट द रिएक्शन. मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा. एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा आपको सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर. ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड. केमिकल रिएक्शन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके देंगे आपको सल्फर डाइऑक्साइड जो कलरलेस गैस होगी. रिएक्शन हो गया. नेम द गैस फॉर्म्ड SO2. नेचर ऑफ द गैस. अब देखो सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स, क्या था? हम क्या करते थे? इन ऑक्साइड्स को वाटर में मिला दो, देखो पानी के साथ मिला के क्या नेचर बनती है इसकी. H2SO3 बना देगा ये. तो नेम द नेचर ऑफ द गैस एसिटिक. व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन ड्राई लिटमस पेपर के साथ? तो कोई रिएक्शन नहीं होगा. ये सिर्फ मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ जो है वो चेंज इन कलर दिखाता है. ड्राई के साथ देयर इज नो रिएक्शन. सो दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. थैंक यू. बाय बाय.